अमेरिकन सियासी निज़ाम के अंदर हर दौर में एक बड़ी ही पावरफुल इजरायली लॉबी मौजूद रही है और ये लॉबी इतनी मजबूत रही है कि इसराइल जो कुछ भी अमेरिका से करवाना चाहता है अमेरिका वही कर देता है। चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, खुद अमेरिकन को अच्छा लगे बुरा लगे, डजेंट मैटर। लेकिन अमेरिका के अंदर जो करता धरता है वो वही काम करते हैं जो कि इसराइल उनसे करवाना चाहता है। और इसका फिर हमने कई मरतबा यानी अमली मुजाहरा भी देखा हुआ है। सवाए एक आध प्रेसिडेंट्स के बाकी जितने भी वहां पर आए हुए हैं उन्होंने इसराइल की जो डायरेक्शन है उनको फॉलो किया हुआ है। कैनेडी साहब से अलावा वो एक एक्सेप्शन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था बाद में। बाकी जितने भी आए हुए हैं उन्होंने इसराइली जो वहां पर डिजाइन है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हीं प्रेसिडेंट्स में से एक हैं। उन्होंने भी बिल आखिर वही किया जो कि उनका मागा फैन बेस तो नहीं चाहता था लेकिन इसराइली चाहते थे। और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे इसराइली इंटरेस्ट जो है उनको अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखा। एज अ रिजल्ट उनको अब इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज अगर आप अमेरिका भर के अखबारात देखें तो आपको डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई नेगेटिव रिपोर्टिंग उसके अंदर नजर आती है, क्योंकि वहां पर जो लोकल पब्लिक पल्स है वो इनके खिलाफ हो चुका है। यूएस टुडे ने आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस हवाले से लगाया हुआ है कि मिसिसिपी का जो इलाका है क्या वो ईरान की ये जो वॉर है अमेरिका और ईरान की, क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं। अब जरा इसके रिजल्ट्स देखिए। यूएसए टुडे कहता है डज मिसिसिपी लाइक ट्रंप आफ्टर ईरान वॉर, हियर आर हिज अप्रूवल रेटिंग्स। इसमें वो कहते हैं Today the war is in its third week and there is no sign of it stopping. On March 13, the president said, "It will end when I feel it in my bones." 13 US troops have died. 13 मर चुके हैं अब तक American soldiers, according to the most recent count. At least 200 have been injured और 200 जो है वो जख्मी भी हो चुके हैं। अब CNN, NBC, YouGov और जितने भी उनके बड़े बड़े पोल्स हैं उन्होंने इस जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है। वो कहते हैं हम क्यों इस तरह से ईरान के साथ लड़ रहे हैं जबकि हमें कोई फायदा नहीं है इसका, इस लड़ाई का, इस जंग का हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं था ईरान से, तो क्यों इस पंगे में हम पड़े हुए हैं। यूएसए टुडे कहता है CNN, NBC एंड YouGov polls फाउंड दैट मोस्ट वोटर्स डिसअप्रूव्ड of Iran strikes or Trump's handling of the attack. Many expressed fears of escalation. ज्यादातर जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को। उसके बाद पोस्ट की रिजल्ट्स अगर आप देखें तो एपी न्यूज का जो पोल है उसमें 62% जो लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। उसके बाद फॉक्स न्यूज का पोल बता रहे हैं कि वो 57% बता रहे हैं कि अमेरिकन इसके खिलाफ है वहां पे। और द न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पोल है वो कहता है कि 55% जो अमेरिकन हैं वो डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। राइटर्स का पोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर, उन्होंने कहा है कि 60% जो अमेरिकन हैं वो डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब ये देखें ज्यादा अरसा तो हुआ नहीं इसको पावर में आए हुए डोनाल्ड ट्रंप को, इतनी तेजी के साथ इसकी रेटिंग कैसे गिरी है इस जंग की वजह से। ये असल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि ये सियासी तौर पर पे कर रहा है। ये अनपॉपुलर वॉर थी। वैसे भी ये असल में आया जो था पावर में तो यही कह के आया था कि मैं जंगे बंद कराऊंगा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। आपके इल्म में होगा वो नोबेल प्राइज के लिए बावला हुआ पड़ा था बिल्कुल ही, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पागल हो गया था, मुझे दीजिए नोबेल पीस प्राइज, मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि बहुत सारी जंगें मैंने बंद कराई हैं। अलबत्ता इस जंग ने डोनाल्ड ट्रंप के वो जितना भी परसेप्शन उसने क्रिएट किया हुआ था दुनिया में कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पीस, उस परसेप्शन की धज्जियां इस जंग ने उड़ा के रख दी हैं। इसीलिए खुद वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इसके ये कहता कुछ है और करता कुछ है। दी एटलांटिक ने देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरीवन बट ट्रंप अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डन। यानी सिर्फ इसको खुद को समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहा है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट थिंक स्ट्रेटेजिकली। ये द एटलांटिक के अंदर आज छपा हुआ है, ये जरा देखिए अल्फाज। डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट थिंक स्ट्रेटेजिकली नॉर डज ही थिंक हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली और इवन रैशनली। He does not connect actions he takes on one day to events that occurs weeks later. He does not think about how his behavior in one place will change the behavior of other people in other places. He does not consider the wider implications of his decisions. He does not take responsibility when these decisions go wrong. Instead, he acts on whim and impulse, and when he changes his mind,
When he feels new whims and new impulses, he simply lies about whatever he said or did before. अब ये वेस्टर्न मीडिया है, देखें एक नाराजगी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है इसकी हरकतों की वजह से कि ये कहता कुछ है करता कुछ है, और फिर यानी जब कोई इसका फैसला काम नहीं करता तो ये फिर झूठ बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा हुआ है, द लास्ट थिंग ट्रम्प वांट्स टू डू इज सेव अमेरिका। अमेरिका जो है ना वो कोई आखिरी कहीं प्रियोरिटी है उसके लिए। ये तमाम आजकल की रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। वेस्टर्न मीडिया भरा पड़ा है इसके अगेंस्ट, और ये जो मीडिया के अंदर लिखा जा रहा है ये बेसिकली पब्लिक पल्स को जाहिर कर रहा है, अमेरिकन सोसाइटी क्या समझ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई, इसकी जो अप्रूवल रेटिंग है कितनी ज्यादा गिर गई है, 60%। कहीं पे इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं किसी पोल में, तो किसी में 55% डिसअप्रूव कर रहे हैं। और ये सारे बड़े पोल्स हैं अमेरिका के, यानी जो चोटी के पोल्स हैं उनके ये रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाया। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है, बाय दैट मेयर्स द वॉर इन ईरान does not seem to be much of a priority for President Trump since he began the conflict. He has struggled to explain the nation's war aims, much less give a coherent account for his own decision to launch the attack or how he might bring the war to an end. अभी तक अमेरिकन को वो ये नहीं बता पा रहा कि ये जंग आखिर उसने शुरू की है तो क्यों शुरू की है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें अमेरिकन को क्या मिल रहा है, क्या अचीव कर रहे हैं, ये साबित करने में वो या ये एक्सप्लेन करने में अमेरिकन को नाकाम किया है। अच्छा, फिर यही सूरत हाल आपको वॉर के जो इन्होंने लिखा ना ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। शुरू में इनके ऑब्जेक्टिव्स थे रिजीम चेंज करना, इनके भी और इजराइल के भी, लेकिन उसके बाद रिजीम चेंज जब इनको लगा कि नहीं हो सकती इस तरह से तो उन्होंने बात करना ही छोड़ दी है। लेकिन वो बंदा जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इस मैस में धक्का दिया है, यानी कि नेतन्याहू, वो दोबारा से उसी शोबदेबाजियों पे उतर आया है और दोबारा से उन्होंने अपने इजरायली अवाम को ये एक लारे लप्पे देना शुरू कर दिए हैं कि बस अब रिजीम चेंज दोबारा से करता है। पहले भी इन्होंने जब जंग शुरू की ना तो यही कहा रिजीम चेंज करेंगे, बाद में कहने लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता। अब दोबारा से वही बीन इन्होंने बजाना शुरू की है कि रिजीम चेंज करना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, नेतन्याहू होप्स स्ट्राइक्स ऑन ईरान विल लीड टू अपराइजिंग एंड रिजीम चेंज। इसमें वो नेतन्याहू को कोट करते हुए कहते हैं, आई एम टेलिंग द इरानियन पीपल, मिस्टर नेतन्याहू सेड एट अ न्यूज कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक, द मोमेंट यू कैन कम आउट फॉर फ्रीडम इज गेटिंग क्लोजर। वी आर स्टैंडिंग बिसाइड यू एंड हेल्पिंग यू, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू। ये उन्होंने ईरानियों को कहा कि निकले बाहर और अपनी हुकूमत को आप चेंज करें, पपेट यहाँ पर कोई लेकर आ जाए। लेकिन इजराइल के अपने जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही बंडल किस्म का आइडिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बोल रहा है, फजूल किस्म की बातें कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, सम फॉर्मर इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स डिसमिस्ड मिस्टर नेतन्याहू's strategy as unrealistic, arguing that Iran's internal security services are too deeply entrenched and powerful. Other experts, however, argue that Israel should try to bring about a change in leadership while acknowledging that airstrikes alone will not be enough without a popular uprising. अब वो हो नहीं रही popular uprising वहां पर, तो उसने दोबारा से लारे लप्पे देना इजरायलियों को शुरू कर दिए हैं कि मैं बस अब यहाँ पर रिजीम चेंज करूंगा। सारे चोटी के जो उनके नेता हैं, कल भी मेरे ख्याल से कोई वीडियो इसने जारी की जिसमें वो जो हुक्कबी है जो कह रहा था ग्रेटर इजराइल बन जाए तो कोई मसला नहीं, अमेरिका का एम्बेसडर इजराइल के अंदर, ग्रेटर इजराइल बन जाए कोई मसला नहीं, ये उन्होंने अल्फाज कहे थे जिसपे मिडल ईस्ट वाले काफी खफा हो गए थे, इससे नाराज हो गए थे मिडल ईस्ट के ममालिक कि ये क्या चाल मारी है इसने। तो हुक्कबी वहां पर गया और इसके साथ मिला नेतन्याहू के साथ। उस मौके पे नेतन्याहू ने इसको एक कार्ड दिखाया, कल ये वीडियो उसने रिलीज किया। उस कार्ड में उसने कहा, हुक्बी को कहता है नेतन्याहू किस पे नाम लिखे हुए लोगों के, ये वो लोग हैं जिनको मैं एलिमिनेट करूंगा। तो हुक्बी जो है वो दांत निकाल के हंसने लगता है कि अच्छा बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ये स्ट्रेटजी तो इवन ये जो हमास का ग्रुप है उसके अगेंस्ट ही काम नहीं आई, वहां पर यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते रहे थ्रू आउट द वॉर। लेकिन हमास खत्म नहीं हुआ था, अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने आखिर में टॉक्स किए उनके साथ, और टॉक्स भी यानी इस टर्म्स पे नहीं हुए जिस टर्म्स पे इजराइल चाह रहा था। गजा को हम मलिया मेड कर देंगे, यहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनाएंगे, ये बातें कर रहे थे ट्रंप और ये नेतन्याहू, लेकिन वो टर्म्स तो नहीं थी टॉक्स के अंदर, दूसरी ही टर्म्स थी जिन टर्म्स को यानी इस्लामी दुनिया कह रही थी उसको मानना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ ईरान में भी सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, लीडरशिप को खत्म करो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होना। इसकी वजह यही है, कई सालों से लेकर
इजरायली वॉरफेयर के पैटर्न को ये जो ग्रुप्स हैं और ईरान है ये स्टडी करते रहे, लिहाजा उन्होंने अपने सिस्टम्स इसी तरह के बनाए हुए हैं कि इवन अगर ये अगले 2-3 साल तक भी इसी तरह की हरकतें करते रहे तो नीचे वाली रिप्लेसमेंट ऊपर आ जाती है ईरान के अंदर, और बाकी जो इर्द गिर्द उनके इत्तेहादी हैं वहां पर ये स्ट्रेटजी है। किसी को अगर वो कर देते हैं, शहीद भी कर देते हैं, तो नीचे वाला उसको रिप्लेस कर देता है। ये लंबी लिस्ट एक तैयार होती है पहले से ही, लिहाजा ये स्ट्रेटजीज जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली है, इनका कोई मंतकी या लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलने वाला, और अमेरिकन इस बात को समझते हैं। इसीलिए ये जो डिसअप्रूवल रेटिंग्स आ रही है ना ट्रंप के हवाले से, इसी वजह से आ रही है, बिकॉज उनको कोई एंड नजर नहीं आ रहा है इस कन्फ्लिक्ट के हवाले से।